नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के पास मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री को महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्मण राज सिंह मेवाड़ ने हल्दी घाटी की मिट्टी भेंट की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हल्दी घाटी की माटी से पवित्र हिंदुस्तान में और कुछ नहीं है। ये माटी भारत के शौर्य और वीरता का प्रतीक है। इसका मान सम्मान कभी जाने नहीं दूंगा, जान भले ही चली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती के दिन मध्य प्रदेश सरकार ने छुट्टी घोषित कर कोई उपकार नहीं किया है, हमने ऋण उतारा है। इसके साथ ही सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप को आने वाली पीढ़ियां पढ़ पाएं, इसके लिए मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में उनकी वीरताओं की कहानियां पढ़ाई जाएंगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने महाराणा प्रताप की जयंती पर छुट्टी करके कोई उपकार नहीं किया है, हमने ऋण उतारा है। इसके साथ ही सीएम ने कई घोषणाएं भी की हैं। आपको बता दें, भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के पास मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री को महाराणा प्रताप के वंशज ने हल्दी घाटी की मिट्टी भेंट की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमीन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं, क्या क्या घोषणाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल अरुण, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार ने आज के दिन छुट्टी घोषित पहले ही कर दी थी। एक बाकायदा मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम जो है महाराणा प्रताप की जयंती पर जो है पूरे मध्य प्रदेश में छुट्टी का ऐलान करते हैं। उसको लेकर जो है हमने देखा था कि लेटर भी जारी किया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो आज दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम भोपाल में हुए। सबसे पहले मुख्यमंत्री सुबह तकरीबन 11 बजे जो थे वो मनुआ भान की टेकरी पहुंचे थे, जहां पर 15 फीट ऊंची जो है रानी पद्मावती की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया। तकरीबन आज से 5-6 साल पहले जो है भूमि आवंटित की गई थी और तय किया गया था कि यहाँ पर रानी पद्मावती की मूर्ति बनाई जाएगी। और उसके बाद आज देखा कि कितनी जो खूबसूरत जो है प्रतिमा बनकर तैयार हुई और जिसका अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। जो उनके वंशज हैं, खासतौर पर लक्ष्य प्रताप सिंह, वो भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह तोमर जो थे केंद्रीय मंत्री, वो उस समय मौजूद रहे। कई मिनिस्टर जो है शिवराज कैबिनेट के वहां पर मौजूद रहे। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है मनुआ भान टेकरी पर हुआ। इसके अलावा जो है भोपाल के जो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो है एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है वो आज आयोजित किया गया था, जहां पर जो है महाराणा प्रताप की जयंती जो है वो मनाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। जो राणा प्रताप के जो वंशज हैं, उन्होंने हल्दी घाटी की मिट्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो है भेंट की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो सब लोगों ने सुना। मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी जो है वो इस दौरान की। राणा प्रताप का जो एक कमेटी का गठन भी जो है वो किया गया है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण जो है फैसले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आज लिए गए हैं। जी अमीन, बताया ये भी जा रहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में महाराणा प्रताप का स्मारक बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने आज इसका भी ऐलान किया कि महाराणा प्रताप लोक जो है वो भोपाल में बनाया जाएगा। उसका मुख्यमंत्री ने आज ऐलान भी किया है। तो अपने आप में ये बड़े फैसले भी हैं। और देखिए यार, उनके एक तरफ ये बात सही है कि उनके जो शौर्य है, उनका जो बलिदान है महाराणा प्रताप और उनके परिवार का, वो भुलाया नहीं जा सकता है। और सरकारें जो है बीच बीच में ये बताती भी हैं कि हम उनसे जो है कितना प्यार करते हैं और उनके राह पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल एंगल से इसको देखा जाए तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि हर वर्गों को साधा जाए, क्योंकि चुनाव में जिस तरीके से वक्त कम बचा हुआ है, ऐसे में कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए। उनके लिए हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पंचायतें भी कर रहे हैं। जो है हमने देखा कई कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहा है, जहाँ पर किसी न किसी जरिए से किसी वर्गों से जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल एंगल भी देखा जा रहा है। लेकिन एक बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री ने लिया, जहां पर जो है महाराणा प्रताप लोक बनाने की बात कही और एक कमेटी के गठन की भी बात कही। जी ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमीन आपका। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप को आने वाली पीढ़ियां पढ़ पाएं, इसके लिए मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में
उनकी वीरताओं की कहानियां पढ़ाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ आगामी महीने में राममय होने जा रहा है। 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सांस्कृतिक विभाग द्वारा तैयारियां जोरों पर है। महोत्सव में विशेष रूप से अरण्य कांड पर केंद्रित रामायण गाथा की प्रस्तुति होगी। मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान ज्यादातर समय छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में बिताए थे। महोत्सव में विदेशी कलाकारों द्वारा भी आकर्षक स्वरूप में राम गाथा का मंचन किया जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आए और पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के तो अन्य राज्य के आएंगे ही, विदेशी मेहमान भी यहाँ आएंगे। तो 3 दिन का कार्यक्रम है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ आगामी महीने में राममय होने जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी संस्कृति विभाग द्वारा तैयारियां जोरों पर है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आकांक्षा, छत्तीसगढ़ आगामी महीने में राममय होने जा रहा है, किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं? राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, जिसका आगाज आगामी 1 जून से होने जा रहा है, रायगढ़ क्षेत्र में होगा अरुण, जिस पर आपने और हमने कई मर्तबा चर्चा भी की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें ये है कि इसमें विभिन्न राज्यों के जो रामायण मंडली हैं, नर्तक दल हैं, अलग अलग जो कलाकार हैं, जो कि राम धुन से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करते हुए नजर आएंगे। तो वे सभी कलाकार इस महोत्सव में शामिल होते हुए नजर आएंगे। 3 दिवसीय इस महोत्सव में काफी रंगारंग आयोजन, खासतौर पर श्री राम नाम का जो धुन है, इस धुन को छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे देश तक फैलाने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। अब तक से हम देखें भी तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों को पत्र लिखा था, इसके तहत अब तक से 10 जो अलग अलग राज्य है, उन राज्यों से कलाकारों ने आने की सहमति जता दी है, जिसमें हम देखें भी तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल, गोवा है, असम और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के जो साथी कलाकार हैं वे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और अपने क्षेत्र की जो राम धुन है या फिर हम कहें कि छत्तीसगढ़ से इस राम धुन को अपने क्षेत्र तक पहुंचाने की भी कोशिश उनके द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में विदेशी कलाकार भी शामिल हो सकते हैं, जिसकी लगभग तमाम जो तैयारियां होती हैं वो इस वक्त पूर्ण कर ली गई है। और जल्द ही कौन कौन से कलाकार विदेशों से आ रहे हैं, कौन कौन से अतिथि विदेशों से आ रहे हैं, जो कि राम नाम की जो धुन है, जो महिमा है, गरिमा है, उसे छत्तीसगढ़ में फैलाते हुए नजर आएंगे, इसकी जल्द ही घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं विभिन्न जो भजन गायक हैं, कथावाचक हैं, खासतौर पर श्री राम नाम का जो धुन गाते हैं, ऐसे जो गायक हैं उनका छत्तीसगढ़ आगमन होगा, जिसमें कुमार विश्वास भी शामिल है, मैथिली ठाकुर भी शामिल है, इसी प्रकार से बाबा हंसराज रघुवंशी भी इसमें शामिल है। वहीं शमुख प्रिया, इसके साथ विभिन्न जो कलाकार हैं जो कि भक्ति में संगीत की प्रस्तुति विभिन्न क्षेत्रों में देते भी आए हैं, तो ऐसे तमाम कलाकार साथी भी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है, जो ये 3 दिन का महोत्सव होगा, ये 3 दिवसीय महोत्सव काफी विशेष छत्तीसगढ़ के लिए होने जा रहा है। और इसके साथ साथ तमाम जो तैयारियां होती है, चूंकि महज अब कुछ ही दिनों का समय है, ऐसे में तमाम संस्कृति विभाग के जो आला अधिकारीगण हैं वे इस तैयारी को पूर्ण करने में इस वक्त डटे हुए हैं और विभिन्न देशों के विभिन्न राज्यों के कलाकार जो हैं वे छत्तीसगढ़ आकर के जो राम नाम की महिमा है इसे छत्तीसगढ़ से पूरे राष्ट्र भर में फैलाने की कोशिश करते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से नजर आ सकेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका। आपको बता दें, रायगढ़ के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी संस्कृति विभाग द्वारा तैयारियां जोरों पर हैं। जयपुर के कोटखापदा में रविवार को सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठे एक ही परिवार के 6 लोगों को जीप से कुचल दिया गया। हादसे में मां, बेटे और पत्नी की मौत हो गई है। ग्रामीण और परिजन रात भर धरने पर बैठे रहे। मांगों को लेकर परिजन अभी तक शव लेने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। करीब 24 घंटे बाद भी मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है।
ऐसे में ग्रामीण धरना स्थल पर 4 शवों के साथ टेंट लगाकर बैठे हैं। सोमवार को सचिन पायलट और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 3 थानों का पुलिस बल तैनात है। सीधे राजस्थान लिए चलते हैं, जहां से स्टेट हेड पूजा जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, ये जो हृदय विदारक घटना देखने को मिली है, क्या कुछ परिजनों की मांग है? मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जयपुर के कोटखावदा की खबर है और रविवार को सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे हवा में बैठे हुए 6 लोगों को एक साथ एक जीप आती है, थार आती है और वो कुचल जाती है, जिससे 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और आपको बता दूं कि चारों एक ही परिवार के हादसा इतना दर्दनाक और बेहद होता है कि पूरे गाँव में सनसनी फैल जाती है और एक डर का माहौल सा बन जाता है, जिसको लेकर ग्रामीण स्थल पर बैठ जाते हैं चारों शवों को लेकर। और उसके बाद में आज 24 घंटे हो चुके हैं, रविवार की घटना है, उसके बाद में भी अभी तक कोई भी निर्णय निकल के सामने नहीं आया है। ग्रामीण अभी भी धरने पर है, टेंट लगा करके चारों शवों को लेकर ग्रामीण धरने पर है। और इसी को लेकर देखिए, आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और वेद प्रकाश सोलंकी विधायक मौका स्थल पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों में इतना ज्यादा रोष था कि वेद प्रकाश सोलंकी को विधायक को देखते ही ग्रामीणों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। इतना ही नहीं, पत्थर भी फेंके, टायर भी फेंके, क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रोश हो गए थे लोग। गांव वाले जो है तुरंत इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा सांसद जो है मौके पर पहुंचे और परिवारजनों को ढाढ़स बंधाया। और आज खुद किरोड़ी लाल मीणा जो है डीजीपी आवास के सामने जो है परिवारजनों के साथ में शव को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। और उनकी मांग है कि परिवारजनों की मांग है कि 35-35 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। और इतना ही नहीं, पीएम आवास की योजना का लाभ दिया जाए। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आरोपी पर कार्रवाई की जाए, आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाए। अरुण, क्या पूजा, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है पुलिस के द्वारा? बिल्कुल, देखिए, इस पर एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है कल ही, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी मौके स्थल से भाग गया था, लेकिन वो थार जो है वो घटनास्थल पर ही थी। आरोपी की अभी पकड़ नहीं हो पाई है। इसी को लेकर ग्रामीणों में सबसे ज्यादा रोष है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आए दिन इस प्रकार की घटनाएं जो है राजस्थान में होती रहती है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई है। क्योंकि सबसे जो मुख्य बात होती है वो ये होती है कि तीव्र गति से वाहन जो चलकर आते हैं, उसकी वजह से बेवजह ये जो लोग होते हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं और बेवजह वो अपनी जान गंवा देते हैं। और वो मुख्य कारण आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी जो थार है, जीप है, उसके अंदर शराब की बोतलें पाई गई। तो मुख्य कारण ये शराब भी है। एक तरफ जो हमारी यातायात है वो शराब पर कानून बनाती है, सरकार कानून बनाती है और उस पर रोक भी लगाती है। और इस तरीके से देखा भी जाता है कि यातायात पुलिस सब जगह देखती है, चेकिंग करती है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति होती है, वो पूरी तरह चेकिंग नहीं होती। अगर इस तरह चेकिंग होती तो शायद दिन दहाड़े इस प्रकार से 4 लोगों, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत नहीं होती, इतनी बड़े हादसे का वो शिकार नहीं होते। अरुण, परिजनों की क्या मांग है, क्योंकि उनके जो मृतकों की जो परिजन है उन्होंने क्या मांग रखी है प्रशासन के आगे? परिजनों की मांग है कि 35-35 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जो आश्रित जो परिजन है उनको सरकारी नौकरी दी जाए और पीएम आवास की योजना दी जाए। और सबसे बड़ी जो इनकी मांग है वो ये है कि आरोपी को सख्त सजा दी जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आरोपी की वजह से एक ही परिजन के कुछ ही मिनट में 4 लोग वहीं पर मौके स्थल पर कुचला गए और मर गए वहीं पर। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, जयपुर से एक खबर है जहां पर पेड़ के नीचे बैठे 6 लोगों को जीप ने कुचल दिया, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजन शवों को रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तीस मई से बीजेपी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी और जन जन तक पहुंचकर बीजेपी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देगी, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री संभालेंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सुनील बंसल को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 30 मई से बीजेपी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी और जन जन तक पहुंचकर बीजेपी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देगी।
इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री संभालेंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सुनील बंसल को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 30 मई से बीजेपी जन जन तक पहुंचेगी और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएगी। इसको लेकर सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको बता दें, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में सुनील बंसल को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सुनील बंसल को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में इन चुनाव को देखते हुए सुनील बंसल को मैदान में उतारा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट भी सुनील बंसल ही सौंपेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां पर 30 मई से बीजेपी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी और जन जन तक पहुंचकर बीजेपी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री संभालेंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सुनील बंसल को सौंपी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से विशेष संवाददाता निधि मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। निधि, उत्तर प्रदेश में 30 मई से बीजेपी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? लोकसभा चुनाव जो आगामी लोकसभा चुनाव है, 2024 के लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर इसको देखा जा रहा है और इसकी प्लानिंग पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए की गई है, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होने के बाद आने वाले जो आगामी चुनाव है उसकी तैयारी शुरू कर देती है। ऐसे में 2024 का चुनाव सामने है और उसमें 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं 80 लोकसभा सीटों पर किस तरह से काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, और सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। चाहे आप फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, सभी का जो लोकसभा क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से आता है। ऐसे में तैयारियां शुरू कर दी गई है। 30 मई से हो सकता है कि ये जो मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी कि जनसंपर्क अभियान जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसमें जो मेन भूमिका है वो सुनील बंसल निभाएंगे, क्योंकि सुनील बंसल हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के जितने भी चुनाव हैं उसमें अहम भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में सुनील बंसल पे फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और इस बार फिर से उनको मॉनिटरिंग दी गई है और लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई है। निधि, से जनसंपर्क अभियान को लेकर विपक्ष की तरफ से क्या बयान कुछ सामने आया है? क्योंकि विपक्ष हमेशा सरकार के खिलाफ अड़ा रहता है, तो यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष लगातार, क्योंकि अभी हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुए, ऐसे में विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर हमलावर है, लगातार इस बात को कह रहा है कि जो मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी है उसे भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ करती रहती है। लेकिन शायद हो सकता है बीजेपी इन सब मुद्दों पर इतना ज्यादा ध्यान ना दे, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने तरह से शुरुआत कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मॉनिटरिंग का, जो अभियान चलाने का जो सिलसिला है वो बेहद अलग तरीके से करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में सुनील बंसल को जो जिम्मेदारी दी गई है कि 2014 में जब हमने देखा उनकी जो एंट्री हुई वो किसी और के साथ ही, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी एंट्री होती है 2014 में, और 73 सीटों के साथ उन्होंने जो है जीत दिलाई। ऐसे में 2022 की बात की जाए तो उसमें भी उनकी बहुत मेन भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ऐसे में फिर से भरोसा जता रही भारतीय जनता पार्टी सुनील बंसल के ऊपर, क्योंकि लगातार देखा गया है कि जहां पर भी सुनील बंसल अपना चेहरा दिखाते हैं या फिर अपनी मॉनिटरिंग दिखते हैं, वो बेहद जरूरी हो जाता है और जीत भी जरूरी हो जाती है। सुनील बंसल की जो प्लानिंग है उसको लेकर अगर बात करें मॉनिटरिंग की, इस मॉनिटरिंग में लोकसभा में जितने भी जो सांसद हैं, सांसदों का जो कार्य है उसको लेकर बातचीत होगी, जिस तरह से, किस तरह से वो काम कर रहे हैं और आगे क्या कुछ काम कर रहे हैं, किस तरह से रणनीति बनानी है 2024 उत्तर प्रदेश में, उन सब की मॉनिटरिंग सुनील बंसल करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निधि। आपको बता दें, यूपी में सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि 30 मई से बीजेपी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है।
हरियाणा के भिवानी में 2000 के नोट को बंद करने को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बार बार नोटबंदी से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। वहीं पूर्व महाप्रबंधक हरियाणा राज्य सहकारिता बैंक नरेश तंवर ने कहा कि सरकार ने पहले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए। इसके बाद विचार किया गया था कि छोटे नोटों का प्रचलन होगा, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, लेकिन सरकार ने 2000 का नोट जारी कर दिया। इससे भ्रष्टाचारियों और दूसरे किस्म के लोगों ने इन्हें जमा करना शुरू कर दिया है। ये जो 2000 का नोट है बंद हो गया है, आम आदमी भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, सब बढ़िया काम है। वैसे जो सरकार ने फैसला लिया है 2000 का नोट बंद किया है, पहले काफ़ी टाइम पहले हो जाना चाहिए था। मतलब सरकार ने सोच समझ के अच्छा फैसला लिया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णायक फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। जो आरबीआई ने सरकार ने फैसला लिया है कि 2000 का नोट जो बंद किया जा रहा है, ये सरकार का सही फैसला है। इससे जो लोग अपना पैसों को दाबते हैं वो नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत बढ़िया फैसला। आम आदमी पे तो कोई असर पड़ना नहीं है इस चीज़ का। जो पूंजीपति है जिन्होंने पैसा अपना दाब के रख रखा है, तो फर्क पड़ेगा। जो 2000 का नोट बंद करने का जो फैसला लिया है, उससे आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मजदूर और किसानों वगैरह के पास 2000 का नोट बहुत ही कम है। ये नोट सिर्फ व्यापारियों बड़े उद्योगपतियों के पास ही है। ये कुछ नुकसान होगा तो उन्हीं को होगा। ये फैसला सही है, इससे कि रिजर्व बैंक की इनकम में कुछ बढ़ोतरी होगी। पीछे कुछ नोटबंदी की, जिसमें से 1000 का नोट बिल्कुल प्रचलन से बाहर कर दिया गया था, लेकिन विचार ये था कि छोटे नोटों के द्वारा ही अब प्रचलन ज्यादा रहेगा। लेकिन 2000 का जब नोट आया तो यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उसकी वजह से कुछ न कुछ जमाकर्ताओं ने अपने घरों में नोट भरने शुरू कर दिए। वो भ्रष्टाचार का जो बोलबाला था वो दूना दिन प्रतिदिन बढ़ा, और खास रूप से अब ये बंद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा से स्टेट हेड राजकुमार सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, व्यापारियों ने भी अपना बयान दिया है, इसके साथ ही वहाँ जो जनता उन्होंने भी कहा कि 2000 का नोट बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कुछ देखने को मिला है? जी अरुण, मैं बताना चाहूंगा कि जो 2000 के नोट हैं वो सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया है। और अगर आप व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी लोग जो हैं आज बहुत ज्यादा बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा नाराज भी हैं, क्योंकि व्यापारियों को सबसे ज्यादा घाटा इसमें हो रहा है। क्योंकि पीछे 500 के नोट भी, जब 1000 रुपए के नोट थे जब चलाए गए थे, वह भी बंद कर दिए गए थे, तो काफी जनता का नुकसान हुआ था। लेकिन जो व्यापारी लोग हैं इनको सबसे ज्यादा 2000 नोट को लेकर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि व्यापारियों से जब हमारी बात हुई तो व्यापारियों ने बोला कि जब सरकार का जब दिल मन करता है बंद कर देते हैं, जब मन करता है चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा इनको जो व्यापारी लोग हैं इनको रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम वही आम जनता की बात करें तो आम जनता का सिर्फ एक ही नुकसान मिल रहा है। आम जनता सिर्फ जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 2000 का नोट तो हमारे लिए मिलना ही हमें बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो 2000 के नोट होते थे उसके लिए अगर हम कहीं जाते थे तो हमें भी बहुत समस्या आती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 2000 के नोट बंद करने की वजह से व्यापारियों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जब आरबीआई के महाप्रबंधक मुकेश जी हैं, जो उनसे उन्होंने जब हम पत्रकारों से जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने एक ही बात बोली कि इसमें किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं है। जो 2000 के हम नोट बंद कर रहे हैं इसको जल्द से जल्द आप लोग 27 सितंबर तक आप किसी भी बैंक में जाएं और बैंक में जाकर इस 2000 के नोट को आप वापस कर सकते हैं। और उसके बदले में आप जो भी 2000 की अमाउंट है, चाहे वो 100 के माध्यम से है, चाहे वो 200 या 500 के माध्यम से, वो आप उनसे ले सकते हैं। जी अरुण। राजकुमार, अगर व्यापारी को इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि नोट बदलने का समय दिया गया है, तो व्यापारियों को परेशानी कैसी? व्यापारियों की समस्या सबसे बड़ी यही आ रही है। अरुण, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या यह है क्योंकि व्यापारी लोगों के पास कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाहे वो व्यापारी मानिए चाहे बड़े बड़े अधिकार नेता हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो उनके पास बहुत ही ज्यादा 2000 के नोटों के माध्यम से उनके पास जमा है। अब उन्हें समस्या इसी बात की आ चुकी है, टेंशन इसी बात की हो चुकी है, क्योंकि वो जो 2-2000 के नोट हैं, यदि वो भ्रष्टाचार का पैसा है जो इकट्ठा करा हुआ है उसको हम कैसे उनको हम दें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो नुकसान भी हो सकता है। पीछे जब 2016 में जब 1000 के जो नोट थे वो बंद किए गए थे तो कई सारे ऐसे नोट थे जो नदियों में फेंके गए थे, बोरियों में जलाए गए थे, उन नोटों को जलाया गया था। और
हैं या बड़ी लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के लोग हैं, उन सबको कहीं ना कहीं इससे भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि 2000 के नोट बंद होने की वजह से उनकी जेबें फिर से खाली होने के कागार नजर आ रहे हैं। जी अरुण, क्या राजकुमार, हरियाणा में बैंकों में लाइनें भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जब से 2000 के नोट को प्रचलन में बंद करने की बात सामने आई है, क्या बैंकों में भीड़ भी देखने को मिली है? जी अरुण, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो 2000 के जो नोट हैं वो गरीब जनता जो है उनके पास तो बिल्कुल भी 2000 के नोट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी हमने जब बैंकों में हमने जाकर देखा तो बैंकों में गरीब जनता, मिडिल क्लास के लोग सिर्फ 10 से 15 नजर आए, भीड़ बिल्कुल भी नजर नहीं आई। लेकिन जो व्यापारी लोग थे, शायद उनकी गाड़ियां हमने देखी बाहर, बैंकों के बाहर खड़ी थी, नेताओं की गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी वो भी लाइन में खड़ी थी। हमें लगता है कि शायद जो बड़े व्यापारी लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही हुई है कि 2000 का नोट बंद करके सबसे बड़ा नुकसान उनको सहना पड़ रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। आपको बता दें, हरियाणा में 2000 के नोट को बंद करने को लेकर व्यापारी और आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें व्यापारियों ने कहा है कि जब से 2000 का नोट बंद हुआ है थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस 2000 का नोट बंद करने की वजह से व्यापारियों को बैंक की लाइन में लगना पड़ेगा। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।